नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नीतू भड़ाना और मेरे चैनल नव में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई जानकारी के साथ। और जो भी जानकारी मैं आपको देती हूँ वो सारी मेरे घर से ही रिलेटेड है, चाहे वो पेड़ पौधे पशु पक्षी या जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं जो भी काम करती हूँ वो अपने घर पे बेसिक ग्राउंड से ही करती हूँ। तो वही सब के बारे में आप सबको भी अवेयर करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे ढाक के बारे में। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग इस पेड़ के बारे में जानते भी होंगे। पीपल, बरगद और नीम, इनको हिंदू धर्म में त्रिवेणी माना गया है। और उसके बाद अगर किसी वृक्ष का स्थान आता है तो वो है ढाक का, इसलिए इसको हम ब्रह्म वृक्ष भी कहते हैं। जैसे आप यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, उसमें चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होती है, आम की लकड़ी इस्तेमाल होती है, साथ में ढाक की लकड़ी भी इतनी पवित्र होती है कि हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका नाम जो है यज्ञ वृक्ष भी है। और क्योंकि आज ढाक के बारे में बात कर रहे हैं तो ढाक के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नाम हैं। तो आज ढाक को टेसू भी कहा जाता है, पलाश भी कहा जाता है और इसको संस्कृत भाषा में किंशुक भी कहा जाता है। इसके जो फूल होते हैं ना वो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं और ऐसे मुड़े होते हैं जैसे कि तोते की चोंच, इसलिए इनको वक्र पुष्पा भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जो फूल हैं, जिस टाइम ये फूल खिले होते हैं पूरे पहाड़ों में चारों तरफ, तो ऐसे लगते हैं जैसे दिए जल रहे हों, तो उनको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दूर से लगता है जैसे लाल रंग की चारों तरफ दिए जल रहे हैं, आग जल रही है, तो उनको रक्त पुष्पा भी कहा जाता है। होली के रंग भी इन्हीं फूलों से तैयार किए जाते हैं। ये वृक्ष अपने आप में शायद एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ से लेके और चोटी तक तना, छाल, छिलका, फूल, पत्ते, गोंद, इसकी हर चीज आयुर्वेद में हमारे लिए लाभदायक है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ढाक के 3 पात तो आप सबने सुने ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो वृक्ष होते हैं ना उसमें कहीं 4 पत्ते होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन इसका जो पेड़ है उसमें जितने भी पत्ते आते हैं वो सब 3-3 की जोड़ियों में आते हैं। आप किसी को भी देखोगे 3-3 की जोड़ियों में आएंगे। होता क्या है कि धीरे धीरे ना ढाक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बहुत जगह से ख़त्म हो गया है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि इसका जो उपयोग है पत्तल बनाने में काम आता है, दोने बनाने में काम आता है। तो जितने कारखाने हैं उन्होंने इनको एक बड़े स्तर पर इनकी कटिंग करवा दी है, इनको उजाड़ दिया है अपने बिजनेस को आगे फलने फूलने के लिए, बढ़ाने के लिए। और उससे बहुत नुकसान प्रकृति का हो रहा है, क्योंकि प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी है ना वो अपने आप में अनमोल हैं। और गाँवों में क्या है कि आजकल चकबंदी हो गई है। ये जो वन में कटिंग के लिए सरकार ने मना किया हुआ है लेकिन लोग नहीं मानते हैं। मैं खुद एक अरावली क्षेत्र में रह रही हूँ और मैंने देखा कि आसपास जितने ढाक के पेड़ हैं उनको लोगों ने कटवा दिया है। कटवा क्या दिया, आते हैं लकड़ियों के लिए खुद काट लेते हैं। अभी जैसे मेरे यहाँ, जब मैं यहाँ इस जगह पर आई थी अब से 6 साल पहले, तो यहाँ पर जो ढाक के पेड़ थे उनको सबको काट करके ना बस ऐसे छोटे छोटे से ठूंठ छोड़े हुए थे। और हम जब आए तो देख के बड़ा दर्द हुआ। हमने उनके लिए वैज्ञानिक बुलवाए, डॉक्टर बुलवाए, उनमें दवाइयों का स्प्रे किया, गोबर का लेप लगाया गया। और आज की डेट में हमारे यहाँ 100 से लेके 150 तक ढाक के पेड़ हैं घर के अंदर ही। और इनमें जब सीजन होता है गर्मियों का, इतने फूल खिलते हैं, इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं। होली के रंग भी उनसे बनते हैं, बहुत सारे और भी उनके उपयोग हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। पलाश या जो ढाक है ना, इसका जो पेड़ है, इसको सबसे सुंदर फूल जो होते हैं ना इंडिया के, उनमें माना गया है। और मेरा तो ये फेवरेट है। इसका एक नाम निर्गंधा भी है, वो इसलिए क्योंकि जो इसके फूल होते हैं ना उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन कलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। जो इस वृक्ष के फूल है ना, ये होली के जो प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं जिनमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है, उन फूलों को बनाने के लिए भी ढाक के उस रंग को बनाने के लिए भी ढाक के फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इवन हमारे जो शास्त्र है ना, ऋग्वेद में भी आपको पलाश के जो वृक्ष है इसके बारे में कहा जाता है कि साक्षात
ब्रह्मा विष्णु महेश इसके अंदर निवास करते हैं। और जो ये इसका जो उपयोग है ना, वो ग्रहों की शांति के लिए भी किया जाता है। इस पेड़ की आप विशेषता देखो जरा, ये जो पेड़ है इसको आप धार्मिक अनुष्ठान जो भी होते हैं वहाँ सब भी इसका प्रयोग होता ही होता है। इसके पांचों अंग, चाहे वो आप इसकी जड़ है, तना है, फूल है, फल है, बीज है, आयुर्वेद में सबके बारे में बताया हुआ है कि कैसे वो हमारे लिए लाभदायक होती हैं। ये जो पेड़, अगर आप इसका परिचय देखें तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, मेरे ख्याल से 15 मीटर 20 मीटर, क्योंकि मेरे यहाँ जो खुद के यहाँ भी पेड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, पुराने पुराने पेड़ हो चुके हैं कई सारे तो। लेकिन इसकी एक खासियत है कि ये पेड़ सीधा बहुत कम चलता है, 2-2.5 फुट सीधा होगा, उसके बाद फिर टेढ़ा मेढ़ा शुरू हो जाएगा। इसकी जो शाखाएं हैं वो भी ऐसे नहीं होती सीधी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सारी इसकी जो तने निकलते हैं वो भी सारे टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। छाल अगर आप इसकी देखोगे, इसका तना अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे राख का कलर होता है ना वैसा कलर होता है। और खुरदरी, काफी मोटी छाल होती है। जैसे जैसे ये पेड़ पुराना होने लगता है इसके ऊपर गोंद आने लगता है, और वो जो गोंद है ना उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ग्रोथ इसकी बहुत तेजी से नहीं होती है, साल भर में मुश्किल से 1.5 फुट 2 फुट ऐसे ही बढ़ जाता है। और उसके बाद जब ये फूल आने का टाइम होता है, मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, जब फूल आने का टाइम होगा तब मैं दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा पेड़ है कि जैसे जैसे फूल आएंगे इसके सारे पत्ते नीचे गिर जाएंगे और इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहेगा, सारा यह फूलों से भर जाएगा उस वक्त। और इसके फूलों का आने का टाइम भी वही होता है जब होली आ रही होती है, होली के आसपास इसका पीक का सीजन होता है। भारत में ये बहुत जगह पाया जाता है, आसपास के कंट्रीज बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, पाकिस्तान, वहाँ भी मिलता है। मध्य प्रदेश में तो मैंने इसके पूरे वन के वन देखे हैं रास्ते में, ओमकारेश्वर, और आप महाकालेश्वर जाते हो रास्ते में पूरे पलाश के वन आपको दूर दूर तक फैले हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या है कि जगह जगह कटाई शुरू हो गई है, धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो ढाक के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो चलिए अब अगली बात करते हैं। पलाश के फूल को टेसू का फूल भी कहते हैं, और इसमें ना 3 तरह के फूल आते हैं, 3 तरह के ढाक होते हैं। सफ़ेद फूल भी आता है, बहुत रेयर मिलता है। पीला फूल भी आता है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। और नारंगी रंग का फूल आता है जो मेरे यहाँ बहुतायत में है। इवन मेरे आसपास जितना अरावली का क्षेत्र है वहाँ पूरा का पूरा लाल पुष्प ही आता है। तो इसका जो पत्ते हैं, चाहे इसकी फली है और जड़ है, उनका भी ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोग उपयोग करते हैं। ये तो आपको सबको पता ही है, दोने बनते हैं, पत्तल बनती हैं, इवन बीड़ी बनाने में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फूल है ना उसको पीस कर अगर आप चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे की चमक बढ़ाने के काम आता है, एक फेस मास्क का काम करता है, बुढ़ापे को दूर करता है। इस जो फूल का उपयोग है, अगर आप उसको पानी में उबाल लेते हैं और उसको छान के अगर आप पीते हैं तो गर्मियों में बिल्कुल भी लू नहीं लगती। और ये मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इन सारे फूलों को स्टोर करती हूँ और जब इनका सीजन होता है तो हम इसका काढ़ा और चाय अवश्य ही बनाकर पीते हैं। इसका जो जड़ है, बीज है, तना है, फूल है, फल है, उनके अंदर भी पोषक तत्व है जो अमूल्य बनाते हैं इस वृक्ष को। वैदिक काल में पलाश का जो उपयोग है ना वो मेन यज्ञ कार्यों के लिए किया जाता था। कौशिक सूत्र में पलाश पेस्ट का उपयोग पेट में अगर सूजन आ जाती थी ना तो उस चिकित्सा में भी इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कभी नक्सीर छूटने लगती है, नाक में से ब्लड आने लगता है, तो भी इसकी जो फूल हैं उनका जो पानी है, जो काढ़ा है, वो बनाकर अगर आप देते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद हमारे लिए होता है। अगर आप इसके फूल को गर्मियों में कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, उस वक्त आपको प्यास कम लगेगी। जो कफ होता है, पित्त होता है, उसको भी ये कम करता है। इवन शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसको रामबाण बताया गया है कि ये बहुत हद तक डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ढाक की जो गोंद होती है ना उसका इस्तेमाल भी एसिडिटी को दूर करने में किया जाता है। किसी तरह की खांसी होती है तो भी बड़ी फायदेमंद है। और अगर आपको जैसे मान लो सूजन है
तो अगर आप इसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सूजन भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। इवन आप इसकी जो जड़ का रस है ना, उससे रतौंधी, नेत्र की सूजन, उनमें भी काफ़ी फायदेमंद इसको बताया जाता है कि ये आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मददगार होता है। आयुर्वेद में विभिन्न बीमारियों में इसके विभिन्न फायदे बताए गए हैं, जैसे कि उम्र बढ़ने लगती है और मोतियाबिंद की समस्या से हम बड़े लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन अगर हम पलाश का प्रयोग इस तरह से करें तो आँखों की जो बीमारियां हैं उनके कष्ट को कम किया जा सकता है। और करना क्या है, इनकी जो ताज़ी जड़ है ना, उनका अर्क निकालना है। एक एक बूंद आँखों में डालते रहिए। मोतियाबिंद, रतौंधी, इन सब से भी इसमें मुक्ति मिलती है। जैसे कि गले में घेंगा सा हो जाता है तो उसको भी दूर करने में मदद करती है। इसकी जड़ को घिसकर बस कान के नीचे लेप कर लीजिए तो ये उसमें भी फायदा करती है। किसी को मान लो भूख नहीं लग रही है तो उस भूख को बढ़ाने के लिए भी इसका जो अर्क है ना, जड़ का, अगर उसकी 4-5 बूंदे आप पान के पत्ते में रख के खाएं तो आपकी भूख भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसकी जो छाल है या इसके पत्ते हैं उनका काढ़ा बना लो और दिन में अगर आप 2 बार भी पी लिया, 30 ग्राम 40 ग्राम, इतना ही बस मिलीग्राम बल्कि, तो उससे आपका जो है पेट में अगर दर्द है, एसिडिटी है, अफारा है, उसको भी दूर करने में मदद मिलती है। बच्चों में अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं और उस दर्द से वो परेशान होने लगते हैं। अगर आप उनको भी ये अर्क देंगे तो कीड़े मारने में मदद मिलती है। आप 1 चम्मच ना पलाश का जो बीज होता है उसका चूरन बना लीजिए और उसको चूरन, वैसे तो वो ऐसे ही कूटने से बन जाता है, नहीं तो हल्का सा उसको गर्म भी कर सकते हैं। और दिन में 2 बार अगर आप लेंगे तो किसी भी तरह का कीड़ा आपके पेट में होगा वो सब मर जाते हैं। आप ज़्यादा जैसे बाहर का मसालेदार खाना खा लेते हो, पैकेज खाना खा लेते हो और कई बार आपको उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस वक्त भी आप 1 चम्मच पलाश के बीज के काढ़े में 1 चम्मच बकरी का दूध मिलाकर अगर उसका सेवन दिन में 3 बार करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बकरी का उबला हुआ दूध और ठंडा चावल ही उस वक्त लेने चाहिए। अगर आपको यूरिन से इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उसमें भी यह बहुत फ़ायदा करता है। उस वक्त इसके फूलों को उबाल के फिर उनको पीस लीजिए और उसको सुखाकर आप उसको पेट पर अपने बांध लीजिए। तो जो किसी तरह की सूजन अगर होती है पेट के निचले हिस्से पे तो वो उसको भी दूर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। पलाश की जो सूखी हुई कोंपली भी होती है ना, गोंद या छाल या फूल, उन सबको मिला के एक चूरन बना लीजिए और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो और इनको सुबह शाम अगर आप दूध के साथ ले लेते हो तो यूरिनल इन्फेक्शन उसको दूर करने में भी मदद करता है। अब जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आजकल सबकी ज़िंदगी बहुत भागदौड़ वाली हो गई है, स्ट्रेस वाली हो गई है, ना खाने का ही कोई नियम है, ना सोने का ही कोई नियम है। इसकी वजह से ना लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगी है। तो आप उस टाइम क्या करें, जो इसकी कोपल होती है ना उनको छाया में सुखा लीजिए और उनको कूट करके छान के और गुड़ मिला लीजिए और थोड़ी सी मात्रा में, मान लो 5 से 9 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम सुबह, और आप उसको ले लीजिए खाली पेट, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसकी जो जड़ है उसका रस निकाल लो और उस रस में 3 दिन तक गेहूं के दाना, जो गेहूं होता है उसका एक दाना ले लो, वो उसको उसमें भिगो दो और उसके बाद इन दानों को कभी भी, जब आप जड़ में काफ़ी सारे दाने भिगो लोगे और वो रस उसके अंदर भर जाएगा, तो उन दानों को पीस लीजिए और उसका जो हलवा, जैसे आटे का हलवा बनाते हैं वैसे ही उसका हलवा बनाइए। उससे आपको काफ़ी हद तक इस बीमारी को दूर करने में फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जोड़ों में दर्द और परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप पलाश का सेवन करेंगे तो इसमें भी आराम मिलता है। पलाश के जो बीज हैं इनको बारीक पीसकर शहद के साथ सेवन करने से आप यार लेप भी लगा सकते हो आर्थराइटिस में। जैसे आपको जोड़ों में जहाँ दर्द है, इसके बीजों का चूरन बना के उसमें शहद मिला करके और वहाँ पर आप लेप लगा लीजिए,
तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोई घाव है और वो आपका सूख नहीं रहा है, तो उसमें भी पलाश की जो गोंद है ना, उसका चूर्ण अगर आप छिड़केंगे तो वो घाव जो है वो भी बहुत जल्दी ठीक होता है। कुष्ठ रोग जो होता है उनको ठीक करने में भी पलाश बहुत मदद करता है। कैसा भी घाव हो, पलाश के बीज से बने तेल को लगाने से कुष्ठ रोग जो है दूर होता है। दूध में उबाल लीजिए पलाश के बीज, गंधक, चित्रक, उनको सुखाकर और चूर्ण बना लीजिए और फिर इनसे भी कुष्ठ में फ़ायदा होता है। दाद खाज हो उसमें भी फ़ायदा देता है। आपको अगर किसी को मिर्गी आती है तो उसकी जो जड़ है उसका आप रस निकाल के, जो अर्क होता है, अगर 4-5 बूंद नाक में डाल दो तो मिर्गी भी जो होती है वो बंद हो जाती है। इवन किसी को जैसे बार बार बुखार आता है तो बुखार में भी आप इसके जो पत्ते हैं उनको अगर पीस कर लेप लगाएंगे तो वो बहुत मदद करता है। उस वक्त भी कहीं शरीर के किसी अंग में सूजन आ गई है तो भी ठंडे जल में अगर आप पलाश के बीजों को पीस लेते हैं और लेप बना करके लगाते हैं तो वो सूजन को बहुत हद तक दूर करता है। इसके अलावा बहुत बड़ी चीज, पलाश को ना सर्पदंशी भी कहा जाता है। अब सर्पदंशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर विष को दूर करने की भी शक्ति है। अगर मान लो बिच्छू ने काट लिया है तो जहां पर काटा है, अगर पलाश का जो रस है ना, उसके बीज का रस, उसको हम दूध के साथ मिलाकर अगर वहां लगा देते हैं, लेप कर देते हैं, तो दर्द भी कम होगा और विष का प्रभाव भी कम होगा। इसके उपयोगी भाग में छाल, पत्ता, फूल, बीज, गोंद, जड़, आयुर्वेद में सभी से औषधि बनाई जाती है। लेकिन इसका सेवन करना कैसे चाहिए? बीमारी के लिए आप पलाश का सेवन जब भी करिए तो जो तरीके बताएं करना वैसे ही है। लेकिन अगर आप खास बीमारी के इलाज के लिए पलाश का उपयोग कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगी। आप मेरे घर में अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो शुरू में जहाँ एंट्री करते हैं और अंदर तक हर जगह आपको पलाश के पेड़ दिखेंगे। जैसे ही फूलों का सीजन आएगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। कितने फूल आते हैं, किस तरह उनका फ़ायदा हम लोग उठाते हैं, वो सब चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो भी आपने देखा उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।